ऑनलाइन वाले छात्र ध्यान दें, क्लास में थोड़ा एरर आ गया था, इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने अभी आपको कुछ खास नहीं बताया, हमने शुरू किया है यहाँ पे क्लास। विसर्ग संधि के बारे में बताया है कि जब किसी विसर्ग का मेल किसी स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। और पहले नियम पर ही हम बात कर रहे हैं। पहला नियम हमने जाना है कि यदि विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ व्यंजन या ह हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है। ये हमने यहाँ पे जाना है। और फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे, जो कि आप लिखिए साथ में। यहाँ कहा है कि यदि यहाँ विसर्ग हो और इस विसर्ग से पहले यहाँ अ आया हो और इसका मेल किसी तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ या ह से होता है तो उत्पन्न विकार क्या होता है? ओ होता है। और यहाँ जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा और यहाँ जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको लिखना है। तो जल्दी से आप सभी लोग लिख लीजिए इसको, ठीक है? चलो, अब फटाफट से उतार लीजिए और जिन्होंने उतार लिया है वो अभ्यास कर ले बगल में इतना। अब तो आपको पता चल गया है, अब हमारी ट्रेन जो है रफ्तार पकड़ चुकी है। तो अब आप ऑप्शन में उदाहरण लेकर कर सकते हैं, जैसे मन्हा प्लस हर, इसको करिए। जिन्होंने उतार लिया है, मन्हा प्लस हर, उसी तरीके से करिए जैसे हम करते हैं, आगे पीछे का वर्ण ध्यान में रखते हुए। उतार लिया? ये उतार लिया होगा, नहीं तो ऑनलाइन वाले छात्र क्लास को रोक लेंगे तब उतारेंगे। देखो उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण है जैसे मन्हा प्लस हर। तो देखो हमने कहा है ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले इस न के ऊपर कोई मात्रा नहीं है। कोई मात्रा नहीं है तो मतलब यहाँ पर अ होगा। और इसका मेल किससे हो रहा है? इस ह से हो रहा है। तो जब इनका आपस में मेल होता है तो ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग का परिवर्तन किस में हो जाता है? ओ में हो जाता है, ठीक है? यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ मन आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? हर हो जाएगा। अब एक बात ध्यान रखिए, यदि किसी अ स्वर के तुरंत बाद कोई स्वर आ जाता है तो ये अ अपना स्थान छोड़कर उस स्वर को अपना स्थान दे देता है। तो हम जब इसको लिखेंगे तो ये शब्द हो जाएगा मनोहर, ठीक है? इसमें जो अ है, मैंने क्या कहा है बात को समझना। जैसे हमारा मन ये दिया है, एक इस चीज में स्थिति को ऐसे समझना, ये शब्द था हमारा मन्हा। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो हमें पता चलता है कि न इसमें व्यंजन है और इसमें स्वर क्या है? अनुस्वार। तो आपको ये बात पहले से पता है कि विसर्ग, ठीक है? तो आपको ये बात पहले से पता है कि ये जो विसर्ग है, इस विसर्ग में जो ये बिंदी है एक्चुअली में यही विसर्ग है। इससे पहले जो ये अ है ये इसको सहारा देने के लिए आया है। तो ये इसको ऐसे सहारा देता है, ये अ स्वर, ये इस न को भी सहारा देता है यहाँ पर और इस विसर्ग को भी सहारा देता है साथ के साथ। अब जब ये विसर्ग बदल गया किसमें? ओ में, तो ये जो यहाँ अ उपस्थित था ये यहाँ से गायब हो जाएगा। तो ये जो ओ है ये इस न को सहारा देगा मात्रा के रूप में। बात समझ में आ गई ना? तो इस तरह से है, यहाँ पे थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। और ये चीज जो मैंने अब आपको बताई कि मान लो अगर ये ऐसे भी लिखा होता कि ये न है, न के अंदर ये आ लगा था और फिर यहाँ पर ये ओ आ रहा है, तो ये जो ओ जैसे ही आता है तो ये आ अपना स्थान यहाँ से छोड़ देता है। अगर इसके तुरंत बाद कोई दूसरा स्वर आ जाता है, जैसे मान लो आपने पहले शब्द लिखे था, हमने लिखा था जैसे जाइए, तो शब्द क्या था? जाइए। अब इसमें आपको पता है कि ज के बाद आ दिया है, ई है और ए है। तो ये ऐसे स्वर हैं कि ये वाला स्वर इसको पूरा करता है और इसके बाद जो यहाँ पर दिए हुए हैं वो ऐसे मात्रिक रूप में आ जाते हैं। लेकिन अगर मान लो कि ये आ ना होकर
ये ऐसे होता, अ होता, तो कंडीशन ये होती कि ये यहाँ से गायब हो जाता और फिर ई इस ज को पूरा करता। इसके इसी गुण के कारण तो मुझे कहते हैं, जैसे पढ़ा रही थी आपको, इसके इसी गुण के कारण मैंने इसमें सृष्टि संरचना देखी थी कि हमारी देवनागरी जो है ये वर्णमाला, इस वर्णमाला में कैसे सृष्टि की संरचना दिखती है। तभी मुझे पता चला था कि बिल्कुल वैसे काम करता है जैसे हमारे साथ सुपरनेचुरल पावर काम करती है। जब हमारे पास हमारा संरक्षण करने के लिए कोई नहीं होता तो सुपरनेचुरल पावर अपने आप हमको स्ट्रॉन्ग बना देती है, और जब अगर हमारे पास हमारा संरक्षण करने के लिए कोई होता है तो फिर हमारी देखभाल करने की जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर आ जाती है जो हमारे साथ है। तो जैसे आपने देखा कभी कभी कि कोई आप डॉगी पालो घर में, छोटा सा बच्चा उसका, बिल्कुल आप उसकी परवरिश करना, क्योंकि आप उसकी परवरिश आप कर रहे हैं, अब उसकी परवरिश नेचर नहीं कर रही, आप कर रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है उसको खाना देने की, उसको रहन सहन करने की। और वहीं आप देखना कि उतना ही बड़ा बच्चा बाहर, जैसे जो बाहर खुले में घूमते रहते हैं डॉगी, उसका भी है, और आप उन दोनों की ग्रोथ में अंतर देख सकते हैं। वो अपने आप बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी सीख लेगा, लेकिन जो आपके पास है वो नहीं सीख पाएगा। एक छोटा सा उदाहरण आपको बताती हूँ। मैंने ये वाली चीज़ ऐसे देखी थी कि मुखर्जी नगर में, मैं एक जगह पहले थोड़ा दूर रहती, मुखर्जी नगर में नहीं, उससे पीछे रहती थी, तो वो इलाका ऐसा है कि वहाँ आसपास ऐसे डॉगी रहते हैं बहुत ज़्यादा। तो जिस फ्लैट में मैं रहती थी, 3rd फ्लोर पे थी, उससे नीचे 2nd फ्लोर पे कुछ और छात्र भी रहते थे। तो उनके पास एक छोटा सा पिल्ला था, तो हमारी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी लोगों से, क्योंकि हमारी टंकी एक होती थी, तो इस वजह से अब बातचीत होती रहती थी। तो वो एक छोटा सा पिल्ला ले आए, तो मैंने वही देखा, जब वो पिल्ला लेके आए तो बताया मुझे कि दीदी ये ना 1 महीने का है। तो बहुत ही प्यारा सा था वो, कि ठीक है 1 महीने का बच्चा होता है ऐसा। तभी ये हुआ कि वो तो 1 महीने का था, लेकिन उसी दौरान उस बिल्डिंग के नीचे एक बाहर जो पालतू घूमते रहते हैं, मतलब पालतू नहीं होते जो, वो कुत्ते, उनमें से उसने बच्चा दिया। 5 बच्चे थे छोटे छोटे, तो वो सीढ़ियों पे ही पड़े रहते थे, सीढ़ियों के साथ में तो निकलना पड़ता था बड़ा बच के। तो वो 1 महीने छोटा। अब ये हुआ कि उसमें जो छात्र थे वो उसको सीढ़ी पे चढ़ाना सिखा रहे थे। अब 2 महीने का हो चुका है, नीचे वाला 1 महीने का है और वो उनका 2 महीने का, उसे सिखा रहे हैं। वो सीढ़ी पे चढ़ने में डर रहा है, चढ़ ही नहीं रहा। तो मैंने ये दृश्य देखा था, तो मेरे जहन में, मतलब कहते हैं मैं आ रही थी, जैसे कोचिंग आती थी जाती थी, तो आते हुए मैंने देखा कि वो कह रहे दीदी ये चढ़ता ही नहीं है, और इसे जैसे गिरने के लिए करो तो बहुत डरता है ये। वही मैंने फिर अगले दिन उसको देखा कि वो जो छोटे छोटे थे 1 महीने के, वो अपने आप ही इतनी सीढ़ियों तक, 4 सीढ़ियों तक चढ़ के बैठे हुए हैं अपनी माँ के पीछे। तो मैंने तब ये चीज़ सोची कि यहाँ पे मतलब ऐसे ही होता है, नेचर ऐसे ही है। किसी व्यक्ति को आप देखेंगे, जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा है, अगर वो अनाथ हो जाता है, उसके पास कोई ऊपर नहीं होता, तो वो इस दुनियादारी को, बाहर की जो बातचीत होती है उन्हें बहुत जल्दी सीख लेता है, बजाय उसके जो अपने माता पिता के संरक्षण में रहता है। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो 18-19 साल के हो जाते हैं और उनकी परवरिश ऐसी होती है कि उनके माता पिता घर में से बाहर नहीं निकलने देते। तो जब आप उनसे कुछ बातें करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत ज़्यादा डफर है, मतलब कुछ चीज़ नहीं जानते, हर चीज़ पे ऐसे आश्चर्य व्यक्त करेंगे, ये क्या होता है, अच्छा वो क्या होता है। और जो बाहर बचपन से ही घूम रहा है या जिसके माता पिता नहीं है, आप उसको देखना कि वो एक 30-40 साल की एज का जितना एक व्यक्ति बात करता है, वो वैसी बातें करने लग जाता है। तो कारण यही होता है कि जिसको वो नेचर पालती है वो तो सबसे ऊपर होगा ही। अब हमारी तुलना में, मतलब हम अपनी तुलना उससे करने लग जाएं तो हम क्या ट्रेनिंग देंगे, जो ट्रेनिंग वो देता है। तो वैसे ही उसमें आते हुए मैंने इस चीज़ को देखा कि जो हमारे व्यंजन हैं, मान लो जैसे क, ख, घ, ये व्यंजन हैं। अब इनमें आपने अ से लेके अह तक 13 स्वर देखे जो इनका उच्चारण करते हैं। इस अ की हमने कोई मात्रा नहीं मानी थी, इसके बाद बाकी सबकी मात्रा थी। तो क के साथ जब आ की मात्रा आती है तो का लिखा जाता है, लेकिन जब अ आता है तो ये क्या होता है, मात्रा कुछ नहीं होती, बस हल हट जाता है। और हमने क्या माना था, हल का मतलब है उसका आधा होना, और जब ये इसमें शामिल हो जाता है तो ये मतलब पूरा हो जाता है, इसका उच्चारण है पूरी तरह से। तो बात यही है कि अब जब इसके पास कोई सहारा देने के लिए नहीं था तो इसने इसको सहारा दिया, और ये है अदृश्य, ये दिखाई नहीं दे रहा।
और जब मान लो इसके पास अगर ये आता है, तो जब ये आता है तो इस अदृश्य को पता चल जाता है कि अब इसके पास सहारा देने के लिए कोई है, तो वो अपना अस्तित्व वहां से हटा लेता है, तो अब इसको सहारा ये दे रहा है। तो ऐसे ही तभी मुझे पता चला कि हमारी सृष्टि भी कुछ इसी तरह से वर्क करती है जैसे ये करती है। खैर चलो, ये बात जिसको समझ में आई अच्छी बात, नहीं समझ में आई, समझना चाहते हैं विस्तार से, तो मेरे चैनल पर पड़ा हुआ है सृष्टि बनाम हिंदी वर्णमाला, तो आप YouTube पे जाके देख सकते हैं, उसमें मैंने विस्तार से समझाया है। और नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग की परे की बातें है ना। चलो, तो देखो आप लोगों ने, अब आप अपनी किताब देखो, क्योंकि मैं चलो वैसे भी दिखा सकती हूँ बिना लिखे। उदाहरण दिया हुआ है आपका यहाँ पर, जैसे हमने देखा मना प्लस हर मनोहर हो गया, ऐसे ही तपा प्लस भूमि तपोभूमि हो गया, मना प्लस रथ मनोरथ हो गया, अध प्लस गति अधोगति, पया प्लस द पयोद, मना प्लस योग मनोयोग, तपा प्लस बल तपोबल, पया प्लस धन पयोधन। अब इसमें एक अपवाद आ जाता है, इस अपवाद को समझना है। यह अपवाद दिया है कि कोई शब्द अगर क्या हो, इसने कहा है कि अगर पुनः एवं अंतः आता है, उसका मेल किसी से होता है, तो उस विसर्ग का र हो जाएगा। अब ये कहना क्या चाहता है वो मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ये लिखा हुआ है, इसका कहने का मतलब है इस पुनः और अंत में भी यहाँ पे क्या है, अ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अगर यहाँ पर अंत और पुनः दिया हो, ये दो शब्द याद रखने हैं आपको, या तो पुनः या तो अंतः, तो दोनों में विसर्ग लगा हुआ है। तो जब इन दो शब्दों से इनमें से किसी के साथ भी मेल हो जो यहाँ पर दिए हैं, तब ये ओ में नहीं बदलता, तब ये विसर्ग किस में बदलता है, र में बदलता है। ये एक अपवाद है। और यहाँ जो कुछ है वो ऐसे आ जाएगा, यहाँ जो कुछ है वो वैसे ही आ जाएगा। उतार लो अब इस फॉर्मूले को, समझ में आ गया ना जो मैंने बताया, जो ऊपर था उसी का अपवाद। हाँ, रिपीट करती हूँ, जो हमने पहला नियम पढ़ा है उस नियम में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ, और जब इस विसर्ग का मेल इन सब से होता है तो बदलता किस में है, ओ में। लेकिन इसमें एक अपवाद है। अपवाद क्या है कि शब्द है पुनः एवं अंतः, तो पुनः एवं अंतः में भी इससे पहले अ है ना, तो विसर्ग को बदलना ओ में चाहिए था, लेकिन नहीं, अंतः और पुनः के साथ ये बदलता है र में। बात समझ में आ गई? यहाँ सेम ही रहेगा, इनसे ही मिलेगा। हो गया ये उदाहरण। देखो, जैसे शब्द दिया है हमारा पुनः प्लस जन, तो देखो यहाँ पर विसर्ग है और विसर्ग से पहले अ दिखाई दे रहा है और यहाँ ज से इसका मेल हो रहा है। तो जब इनका आपस में मेल होगा तो ये विसर्ग किस में बदलेगा, र में बदलेगा। अब ध्यान देना, जब ये विसर्ग र में बदला है तो यहाँ पे कोई संभावना नहीं है किसी स्वर की, तो अब जो यहाँ पर इस पुन शब्द का स्वर है वो ऐसा ही रहेगा इसके साथ ही, ठीक है। ठीक है, तो ये पुन इसी तरह से आ जाएगा और यहाँ पे जो शब्द है वो उतर जाएगा।
अब हम इसको जोड़ के लिखेंगे, ये र हमारा आधा है तो ये ज इसको अपने ऊपर रख लेगा, तो शब्द क्या हो जाएगा हमारा, पुनर्जन्म। ठीक है, इसी तरह से शब्द हमारे दिए हुए हैं यहाँ पर, पुनः प्लस मुद्रण पुनर्मुद्रण, पुनः प्लस जन्म पुनर्जन्म, अंत प्लस धान अंतर्धान। तो अंतर्धान होता है, अंतर ध्यान नहीं होता, वर्तनी में पूछा जाता है, शब्द को याद रख लेना, बहुत आता है। ठीक है, अंत प्लस अग्नि। अब जब यहाँ पे ये र में बदलता है तो ये बाद में जो अ है ये इसको पूरा कर देगा, तो यहाँ पर अंतर अग्नि हो जाता है। ठीक है, इस तरह से उतार लीजिए इसको। अच्छा ये बताइए, पुनर्जन्म होता है क्या, आप मानते हैं? कितने लोग मानते हैं कि होता है, और कितने लोग हैं कि जो मानते हैं कि नहीं होता? अच्छा मुझे ये बताओ, जो लोग कहते हैं कि वैसे सच बताऊं तो पुनर्जन्म नहीं होता, ये सच्चाई है। अब ये जो कहानी, अरे मुझे एक बात बताओ, एक चीज मुझे ये बता दो, अगर पुनर्जन्म होता है, आप लोग श्राद्ध करते हो? श्राद्ध, हाँ कनागत श्राद्ध मनाते हो ना? क्या कहते हो श्राद्ध में, किसको खिलाते हो खाना? कौओं को नहीं खिलाते, तुम अपने पूर्वजों को खिलाते हो। ठीक है, वो अरे गायों को दो या किसी को दो, वो किसके नाम का होता है? अपने पूर्वजों का होता है ना, देवता नहीं होते, वो तुम्हारे घर के पूर्वज होते हैं। ठीक है, पूरी बात जान लेना, आज मम्मी से बात करना कि मम्मी हम कनागत में जो खाना खिलाते हैं वो किसको खिलाते हैं। तो आपके जैसे घर का देवता मानते हैं ना, लोग कहते हैं कि घर का देवता है, घर का देवता का मतलब आपके पूर्वज, यानी आपके दादा दादा के पिताजी या उनके पिताजी जो होते हैं उनके नाम से निकलते हैं। तो या तो ये श्राद्ध झूठ है या तो फिर पुनर्जन्म झूठ है, क्योंकि जिसका पुनर्जन्म हो गया तो वो खाना खाने क्यों आएगा? और अगर वो खाना खाने आ रहा है, आप गए हो क्या इस शरीर में, मान लो फिर अगर ऐसा पुनर्जन्म होता है तो हमारा पुनर्जन्म हुआ तो फिर हमें भी जाना चाहिए था किसी का खाना खाने के लिए, कहीं ना कहीं से तो हम भी आए होंगे ना। तो दोनों दो कॉन्सेप्ट अगर एक साथ हैं तो ये नहीं चल सकता, ये टकराव है। दोनों में से किसी एक का सही है, या तो पुनर्जन्म है तो फिर श्राद्ध नहीं होना चाहिए, और अगर श्राद्ध होता है तो फिर पुनर्जन्म नहीं है। मानव का ऐसा है, कहा जाता है मानव का पुनर्जन्म नहीं होता, बाकी और प्राणियों का कहा गया है। हाँ जी, अच्छा श्राद्ध मन की शांति है। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, ये तो पुनर्जन्म में भी आप ये कह सकते। अच्छा चलो बेटा तुम्हें याद तो इस जन्म का भी नहीं है, तुम्हें पुनर्जन्म याद है, बात करते हो। अच्छा मुझे बताओ, 2021 के 365 दिन याद हैं तुम्हें? किस दिन क्या किया है बताओ? अरे दूर की बात छोड़ो, तुम्हें पिछले साल के 365 दिन याद नहीं है, बात करते हो पुनर्जन्म याद होने की। चलो दूसरा पॉइंट, अगला देखो, विसर्ग का र हो जाना, विसर्ग का र हो जाना। नियम क्या कहता है, यदि विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई दूसरा स्वर आया हो और बाद में आ उ या तीसरा चौथा पांचवा या व मतलब अंतस्थ व्यंजन में से कोई वर्ण आया हो तो विसर्ग र में बदल जाता है। कहना क्या चाहता है, फॉर्मूले से समझ लो। ये कह रहा है कि ये तो यहाँ पे विसर्ग आया हो और इस विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर अन्य स्वर, ठीक है, ए या आ को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो और इसका मेल किससे हो रहा हो, किसी अ उ या तीसरा चौथा पांचवा या अंतस्थ व्यंजन।
इसका मेल इन से हो, तो ये जो विसर्ग है हमारा ये र में बदल जाता है। अब आगे पीछे जो कुछ भी आया है वो सेम टू सेम उतर जाएगा। समझ में आ गया? कोई डाउट? हाँ जी, र क्या नहीं हो रहा? समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं। हाँ, ये स्वर हैं, ये व्यंजन हैं। वो यहाँ पे है ना, ए और आ को छोड़कर कोई सा भी। अच्छा, यहाँ पे ये आ है, अच्छा इसकी बात कर रहे हैं तो लिख लो ना, वो ए लिख गया है, आ लिख लो। अब तो आपको पता चल जाता है ऊपर सारी चीजें। तभी मैं चेहरा देख रही थी ना, फेस पे बहुत बड़ा संशय बैठा हुआ था। अब तो आप उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि अब इस तरह के फॉर्मूले अपने आप बना लेंगे, इसमें दिए हुए जो परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, उदाहरण देखो, इधर लिख लूं। जैसे शब्द है निहि प्लस आशा। अब पता है आपको, इस विसर्ग से पहले छोटी ई की मात्रा है, यहाँ पे आ से मेल हो रहा है, दोनों का मेल करेंगे तो जो ये विसर्ग है ये बदलेगा किसमें? र में। अब यहाँ पे आशा ये शब्द आ गया और यहाँ पर नी जोड़ देंगे, ये आ इस र को पूरा कर देता है, र पूरा हो गया, टुकड़ा आ गया, टुकड़ा आ गया, शब्द क्या हो गया? निराशा। ठीक है, अब इस तरह से जिनका हो जाए वह अभ्यास करिए। आसिही प्लस वाद, आसिही प्लस वाद। कैसे? थोड़ा तेज बोला करो, सुनाई कम देता है मुझे। मतलब क्या कंफ्यूजन होता है? ध्यान देना, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है, ये शब्द आता है ना आपका ऐसे निर, ये है क्या? अगर आप इसे हिंदी में लेके जाएंगे तो ये उपसर्ग के रूप में माना जाएगा जब उपसर्ग पूछा जाए, और जब आप संस्कृत शब्द के रूप में इसको देखेंगे तो निहि प्लस आशा आएगा, क्योंकि इसका विसर्ग किस में बदलता है? र में बदलता है। तो ये जैसी स्थिति होगी, संस्कृत में प्रश्न बनेगा तो ये संधि के अंदर बनेगा, और संधि में बनेगा तो ये संस्कृत का ही बनेगा। और अगर उपसर्ग के माध्यम से आ गया तो निर उपसर्ग इसमें आपको बताना पड़ेगा कि निर उपसर्ग लगाए किसमें? आशा शब्द में। ठीक है, उसी से बने हैं ये। अब बात ये है ना कि प्रश्न बन जाते दोनों तरीके से। अभी किसी ने ये डिसाइड किया नहीं है कि इसको हम केवल संधि में रखेंगे कि केवल हम इसको उपसर्ग में रखेंगे, तो इसलिए जैसा प्रश्न आएगा वैसा आपको करना है। तो आपको इसमें यह जानना है कि निर प्लस आशा ये उपसर्ग में आ जाएगा अगर उपसर्ग पूछेगा, और जब संधि के बारे में पूछेगा तो निहि प्लस आशा, इससे बनेगा संधि का नियम बन के निराशा। तो ये हम संधि के अंदर रखेंगे, फिर ये विसर्ग संधि हो जाएगी। समझ में आ गया? आशी ही प्लस वाद लिखा आपने। देखो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो शब्द आपके दिए हैं परीक्षा में आपका पूछा जाता है, बहिर्मुख, आशीर्वाद, दुरुपयोग, ये शब्द आपकी वर्तनी शुद्धिकरण के लिए लिखा जाता है।
आसी प्लस वाद दोनों का मेल हुआ, ये बदल किस में जाता है, र में। र में बदलेगा तो ये इसके ऊपर आ जाता है यहाँ पर। आसी माने शुभ, वाद माने वचन। तो आशीर्वाद क्या होता है, शुभ वचन, किसी के लिए शुभ बोलना ही आशीर्वाद होता है। ठीक है, इसी तरह से बनता है। अब देखो, ध्यान दो, बातें मत करो। यहाँ पे जो अभी इन्होंने पॉइंट किया है, जो प्रश्न पूछा है, वही प्रश्न आपको यहाँ पे सब में ध्यान देना होगा। जब आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा संधि से, आपसे पूछा जाएगा, मैं क्या बता रही थी, जरा लास्ट शब्द बताना, अंतिम मैं क्या बता रही थी यहाँ पे, उसे बाद में समझा लेना, क्लास के बाद समझा लेना, पहले खुद तो समझ लो। ये पॉइंट अभी बता रही हूँ कि परीक्षा में आएगा। देखो ऐसा होता है ना, मेरे छात्र यही करते हैं, जैसे मैंने बता दिया, ये इतना समझ में आ गया, वहीं छोड़ दिया। अब उसके बाद मैं जो बोल रही हूँ, बात कर रही हूँ, ये सब बकवास है उनके लिए। और उन्हें ये नहीं पता है कि ये वो है कि एक प्रश्न तो आपने सीख लिया, अब दूसरे तरीके से ही प्रश्न का रूप चेंज होगा, उसके लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पे। ये बातें आप भूल जाते हैं क्योंकि ये लिखी नहीं होती हैं, 2-4 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो इसलिए गौर से सुना करो, ताकि जब सिचुएशन ऐसी आए तो याद आ जाए कि मैम ने क्या बताया था। यहाँ पर सिचुएशन दो तरह की आ जाती है। जब आपने संधि सीख ली तो संधि तो हो गई। अब जैसे शब्द दिया है आपका निर्जन, आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा निर्जन में उपसर्ग कौन सा है। अब आप तो पढ़ के आए इसको संधि में, तो जब संधि में पढ़ के आए तो आप अपना दिमाग लगाएंगे कि अब इसमें उपसर्ग कहाँ से आ गया, ये तो संधि में आया है। तो ध्यान दीजिएगा, पेपर में गलती नहीं करनी है, आपको निर उपसर्ग बताना पड़ेगा। ये जितने भी शब्द हैं, निराशा में निर उपसर्ग, ठीक है, निर्बल में निर उपसर्ग, निर्जन में, दुर्बल में दूर हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि ये जो दू है ये आपका क्या बनता है, आप ये समझ लीजिए कि विसर्ग बदल गया र में, अब ये उपसर्ग आ गया आपका। तो उपसर्ग जब पूछा जाएगा तो आपको ये बताना पड़ेगा। अब बल हो गया एक शब्द, और बल का विलोम हो गया दुर्बल, ये विलोम भी आ गया इसमें। इसी तरह से आ जाएगा जन हो गया जहां पर व्यक्ति हो, और निर्जन मतलब जहां कोई व्यक्ति न हो। ठीक है, इसी तरह से बल और निर्बल। ठीक है, इसी तरह से जैसे धारण, किसी चीज को धारण करना और इससे बना है निर्धारण। तो निर्धारण मतलब हम कहते हैं धारण करना यानी उसके बारे में बातचीत करना, और फिर निर्धारण करना में उसको पूरी तरह से सुनिश्चित करना। तो अब ये विलोम नहीं होगा, लेकिन इसका क्या है, पर्यायवाची जैसा बना है, या नया शब्द कहें, किससे बना है, उपसर्ग विधि से बना है। ठीक है, इसी तरह से काफी सारे शब्द होते हैं, जैसे दू प्लस जन दुर्जन हो गया। ठीक है, बुरा हो जाएगा। अभी इसी जगह इसी में हम सत लगा देते हैं, सत आपका आता है तो वो सज्जन हो जाएगा। अब वो भी आपका किससे बनता है, वो विसर्ग संधि से। जैसे सत है उपसर्ग है और इसमें आपने लगाया जन, तो जब विसर्ग संधि लग के क्या हो गया, शब्द सज्जन हो गया। अब परीक्षा में प्रश्न आ जाएगा कि सज्जन का विलोम क्या है, तो सज्जन का विलोम आपको लिखना होता है दुर्जन। दुर माने बुरा, जन माने व्यक्ति। ठीक है, इस तरह से तो आपके शब्द इसी में ही है। मैं जो आपको बताती हूँ ना कि अपना दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलाओ, तेज चलाने का मतलब ये है कि जिस समय एक चीज पढ़ रहे हो उसी में उसके सारे देख लो चीजें, क्या क्या होगा, क्या इससे विलोम शब्द बन रहा है, पर्यायवाची बन रहा है, इसका उपसर्ग है इसमें या प्रत्यय है इसमें, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द तो नहीं बन रहा। अब इतने सारे दायरे से अगर आपने सोच लिया एक शब्द के बारे में, तो बस आपसे वो कुछ भी पूछ ले, आपको अब पूरी तरह से आ गया। और यही होता है शब्द ज्यादा से ज्यादा याद करने का तरीका। मतलब जब ऐसा लिखा होगा तो आपको निर लगाना होगा। अगर वो पूछ रहा है, ये सिचुएशन बताएगा कि वो आपसे उपसर्ग पूछ रहा है या संधि पूछ रहा है। वो अगर उपसर्ग पूछ रहा है तो निर लगाना होगा। हाँ, हिंदी में निर लगाना होगा। नहीं जो है वो संस्कृत का उपसर्ग है। तो हाँ, जब मैं उपसर्ग पढ़ाऊंगी तो ये बात आपको उस समय समझाऊंगी कि आपको क्या लगाना है। अलग अलग अर्थ नहीं है, ये समझ लीजिए, दोनों का एक ही अर्थ है। ये संस्कृत है, ठीक है, संस्कृत एक तरह से संस्कृत का उपसर्ग ही है। लेकिन जब ये हिंदी में आ गया है तो इसको हमने क्या कर लिया, जो परिवर्तन हो रहा है उसको परिवर्तन को रख करके ही रख लिया है, तो ये फिर हिंदी में ऐसे आ जाता है। तो अब हिंदी में भी संस्कृत प्रत्यय के उपसर्ग के अंदर पूछा जाता है। जब आप देखेंगे कि हिंदी के अंदर, तो क्योंकि संस्कृत का ही तो ये संस्कृत प्योर है, संस्कृत भाषा जब आप पढ़ोगे
वहां आएगा ये। और जब आप हिंदी में तत्सम रूप में जब आप लेते हैं उसको, तो वो ये रूप आ जाएगा फिर इसका। यही होता है और कुछ अंतर नहीं होता। बस ये छोटी सी बात होती है। अब आप देखो, आपने अपना दिमाग चलाया तो मैंने इसे बता दिया। अब यही चीज होती है कि ये नहीं बताते हैं या इन्हें बताने लगे हैं तो छात्र कहते हैं उलझ जाएंगे हम, फिर वो उलझ जाते हैं उन सारी चीज़ों में। अब जिसके दिमाग में डाउट आ रहा है तो उसे तो समझ में आ जाएगा उस चीज़ को, तो इसलिए ज़्यादा मैं बताती नहीं हूँ उसे विस्तार से। बुरा से आता है, अर्थ नहीं, इसका भावार्थ होता है। शब्द के साथ जैसे लगेगा, जब हम उपसर्ग पढ़ेंगे उसमें आएंगे भावार्थ। हाँ, निराशा का मतलब, जैसे हमने कहा आशा, आशा का मतलब होता है उम्मीद होना, और निराशा का मतलब उम्मीद खत्म हो जाना, मतलब नहीं से है, नकारात्मक, निषेध से आएगा, निर। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देखो। आप ध्यान दीजिएगा, आपकी विसर्ग संधि के अंदर यही दो नियम है जो हमने पढ़े। अब यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं ये विसर्ग को, अब विसर्ग कब श में बदलता है, क्योंकि अभी तक श का नियम हमारे सामने नहीं आया है, तो यहाँ दिखा रहा है कि जो विसर्ग है वो तालु श में बदलता है। ये हमें देखना है। अब तालु श में कब बदलता है, ये वाली चीज पॉइंट कह रहा है, यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो और बाद में च और छ या तालु श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। कहना क्या चाहता है, इसको लिख लो फॉर्मूले के साथ, फटाफट से हम लिखते हैं। ये कह रहा है कि यदि किसी विसर्ग से पहले स हो, ये विसर्ग, इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, इसमें कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसका मेल किससे हो रहा हो, किसी च से हो या छ से हो या किसी तालु श से हो। जब इनका आपस में मेल होता है तो ये विसर्ग बदलता है तालु श में, और यहाँ पर आगे पीछे जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, शब्द है हमारा निहि प्लस छल, निहि प्लस छल। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग का मेल किससे हो रहा है, छ से हो रहा है, तो इनका मेल होने पे ये विसर्ग बदलता है तालु श में। यहाँ पे छल आ गया, यहाँ पे नी आ गया, दोनों को जोड़ के लिख देंगे, शब्द क्या बन गया, निश्छल। छल का विलोम हो जाएगा। उतार लीजिए, जिनका हो जाए वो इनका अभ्यास कर लीजिए साथ के साथ रफ कॉपी पे। नी प्लस चिंत निश्चिंत हो गया, दु प्लस शासन दुशासन हो गया, नी प्लस छल निश्चल हो गया, दु प्लस चरित्र दुश्चरित्र हो गया। हाँ जी, हाँ आधा ही तो आएगा, वो अपने साथ स्वर थोड़ी ना लेके आएगा परिवर्तन में। नीचे हल लगा लो, श के नीचे। जिनका हो गया है बाकी शब्दों का अभ्यास कर लें। हो गया ये, चलो देखो दूसरा, देखो फटाफट से जल्दी। विसर्ग का मूर्धा श हो जाना, विसर्ग का मूर्धा श कब हो जाता है, कह रहा है विसर्ग से पहले ई और उ आया हो और बाद में क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ण आया हो तो विसर्ग का श हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले कोई ई या उ आया हो और इसका मेल किससे हो रहा हो, किसी
क या ख से, किसी ट या ठ से, किसी इसके बाद आ गया आपका लास्ट में प या फ। ठीक है, इनमें से किसी से मेल हो रहा है तो ये विसर्ग बदल जाता है मूर्धा श में। आगे पीछे जो कुछ भी है वो सेम टू सेम आ जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे निहि प्लस कपट, निहि प्लस कपट। अब देखो विसर्ग का मेल होगा किससे, क से, तो आपस में मेल होगा, विसर्ग बन जाएगा किसमें, श में। कपट यहां पर आ गया नी, और शब्द क्या हो जाएगा, आधा है तो आधा लिखा जाएगा निष्कपट। जिन्होंने उतार लिया वो आगे करें। जैसे धनु प्लस टंकार तो धनुष टंकार, निहि प्लस प्राण निष्प्राण, निहि प्लस कंटक निष्कंटक, निहि प्लस ठुर निष्ठुर, निहि प्लस फल निष्फल। हो गया, चलो आगे देखो। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा विसर्ग का दंत श हो जाना। विसर्ग के बाद यदि त थ या श हो तो विसर्ग का स हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है, देखो ये विसर्ग और इस विसर्ग से पहले कोई भी स्वर हो, कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। इसका मेल किससे हो रहा है, किसी त या थ से या दंत स, इनका आपस में मेल होता है तो ये विसर्ग बदल जाता है दंत श में। आगे पीछे जो कुछ भी लिखा है वो आ जाएगा सेम टू सेम। ये फॉर्मूला बन गया आपका। उदाहरण देखो, उदाहरण दिया है नमः प्लस ते, तो दोनों का मेल होगा, विसर्ग किस में बदलेगा, स में बदलेगा। यहाँ पर ते, यहाँ पर नम, दोनों को जोड़कर शब्द क्या हो गया, नमस्ते। नमः का मतलब नमन है, ते माने उनको, उनको मतलब अब सुपरनेचुरल पावर के लिए है ये। जब आप नमस्ते करते हो तो नमस्ते का मतलब होता है कि हम नमन करते हैं उनको, और सामने वाला भी आपको जवाब देता है नमस्ते, मतलब हाँ हम नमन करते हैं उनको। तो नमस्ते का मतलब होता है क्या बोल रहे थे, हर धर्म के लोग, हर संप्रदाय के लोग जब आपस में मिलते हैं मीटिंग पॉइंट पर तो शुरुआत ऐसे ही करते हैं, यानी ईश्वर के नाम से। तो हमारे संप्रदाय में भी नमस्ते जो बोलते हैं, अब आपने देखा होगा जैसे कोई लोग अगर राम जी को मानते हैं तो राम राम बोलते हैं, कृष्ण जी को मानते हैं तो राधे राधे या जय श्री कृष्ण बोलते हैं, ठीक है। और अरे कृष्ण जी तो थोड़ा ऊपर ही आते हैं, मतलब कृष्ण के भक्त राधे राधे कहते हैं। ये भी तो देखो, आप देखोगे ना कृष्ण के कैरेक्टर को उठा के देख लो, हर पॉइंट से ना आपको कुछ ना कुछ सीख मिलेगी। मतलब ये कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया मुझे अगर मुझे खुश करना है
तो मेरी स्त्री को खुश रखिए, मतलब उसकी इज्जत करिए। हमेशा उन्होंने अपना एक पॉइंट दिखाया, तो कुछ सीख लिया करो भगवान जी से, है ना। तो उसी तरह से अगर कोई माता वैष्णो को मानता है तो जय माता दी बोलते हैं मिलने पर। तो ध्यान दीजिए कि आप जब, जैसे मान लो अगर आप किसी विशेष संप्रदाय को नहीं मानते हैं या किसी विशेष देवता को नहीं मानते, तो आप नमस्ते बोल सकते हैं, क्योंकि नमस्ते में प्रकृति के लिए आता है, जो इस सृष्टि का संचालन कर रहा है उसके लिए। तो नमस्ते भी कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आज ऐसे बोलते हैं ना हम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, उसमें किसी ईश्वर का नाम नहीं आता, बस विशेष है, अच्छी सुबह हो, अच्छी दोपहर हो, अच्छी शाम हो, अच्छी रात हो, तो विशेष है बस। ठीक है, देखो मना प्लस ताप मनस्ताप, धू प्लस साहस दुस्साहस हो जाएगा, निहि प्लस तेज निस्तेज, निहि प्लस संताप निसंताप। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान देना है। अब देखो ये 3 नियम जो आपने दिए हैं, ये शॉर्ट ट्रिक है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं समझा देती हूँ, लिखी हुई है आपके पास। 3 पॉइंट आपने देखे हैं यहाँ पर, तो ध्यान दीजिए इनमें क्या है। प्रथम और द्वितीय वर्ण है क ख च छ ट ठ त थ और प फ। ठीक है, अब जब विसर्ग का मेल च और छ से होता है, ठीक है, विसर्ग का मेल किससे होता है, च और छ से, तो ध्यान दीजिएगा विसर्ग बदलता है तालु श में। च वर्ग क्या है, तालु वर्ग का है, याद रखना आसान है, तालु वर्ग का है, तो विसर्ग बदलता है तालु श में। और जब इस विसर्ग का मेल दंत से होता है यानी त, तो विसर्ग बदलता है दंत स में। ठीक है, अब जो आपके पास बच गया प फ ट ठ और क ख, जो शेष बच गया ये बचता है आपका मूर्धा श में। ठीक है, याद हो जाएगा, कुछ है ही नहीं उस नियम में अगर आपने याद रखा। वर्णमाला टेस्ट कर रही है आपको, याद हूं मैं या भूल गए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ याद रखना है, और जो उच्चारण स्थान है वो भी याद रखना है। उच्चारण स्थान आपको उच्चारण करने में मदद तो करेगा ही, साथ में कई सारे नियमों को याद रखने में भी मदद करेगा। तो यहाँ पे दिमाग चाचा चौधरी से तेज चलाओ और आराम से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उतारना है नहीं, मैंने आपको दिया हुआ है चार्ट बनाकर, अब समझना है। अब लास्ट में बचते हैं 2 नियम। विसर्ग का लोप हो जाना। विसर्ग का लोप, लोप का मतलब है गायब। विसर्ग गायब कहाँ हो जाता है, कब गायब हो जाता है, कैसे गायब होता है वो। विसर्ग के बाद यदि र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है, और उससे पहले का स्वर यदि लघु है तो दीर्घ हो जाता है। कहना क्या चाह रहा है, ये विसर्ग, इस विसर्ग का मेल हो रहा है किसी र से, और इस विसर्ग से पहले यहाँ अगर लघु स्वर है तो क्या होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये जो विसर्ग है ये गायब हो जाता है, और ये जो लघु स्वर है ये दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है, और ये र यहाँ पर आ जाता है। उदाहरण देखो, जैसे शब्द दिया है निहि प्लस रस, अब इसका मेल हो रहा है र से, यहाँ लघु है, तो ये तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब ये जो लघु है ये क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, और ये यहाँ सेम टू सेम उतर जाएगा। शब्द क्या हो गया हमारा, नीरस। इसी तरह से शब्द आता है निहि प्लस रोग, निरोग होता है। ध्यान दीजिएगा, निरोग होता है, लेकिन वर्तनी में आप इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये है तत्सम रूप यानी संस्कृत रूप, और ये है हिंदी रूप तद्भव रूप। ठीक है, नीरस और नी प्लस रव, नीरव, इस तरह से शब्द बन जाएगा।
हो गया। मिटा दूं? हाँ या ना? नंबर 5, नमः एवं पुर में विसर्ग का श हो जाता है। अब ये एक तरफ से या तो नियम कह लो या अपवाद कह लो, एक तरह का वही है कि अगर आपका नमः और पुर में किसी के साथ मेल हो रहा है, और वो कौन है, क या प, क या प से अगर इनमें से किसी का मेल होता है, तो ऐसी कंडीशन में जो विसर्ग है वो क्या हो जाता है, स हो जाता है। आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि जो आपने पहला नियम देखा था ना, उसको काटने जैसा ही है एक तरीके से, पर आप ये कहें कि काटने जैसा है या कहें न काटने जैसा है, क्योंकि उसमें तो आपका यहाँ पे आ, उ, बड़ा उ और तीसरा से शुरू हुआ था, लेकिन ये जो यहाँ आए ये प्रथम वर्ण है, क और प, तो वो उसके काटने जैसा भी नहीं है, एक अलग से ही है कि इसमें इस तरह से होता है। तो क्या होता है, जैसे नमः प्लस कार, तो इसमें क्या हो गया, म है, म का मेल यानी इस विसर्ग के साथ इसका मेल क से हो रहा है, जब आपस में मिलते हैं तो ये विसर्ग बदल जाता है दंत स में, दंत स में बदल जाता है, शब्द क्या हो जाता है, नमस्कार। पुरः प्लस कार, तो ये विसर्ग बदलता है किसमें, स में, और शब्द क्या हो जाता है, पुरस्कार। अब आप जैसे उच्चारण करते हैं तो आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं पुरस्कार, तो पुरु रा पे उ की मात्रा नहीं होती है, आपको पता है, संधि बताती है, पुरस्कार होता है। ठीक है, पुरस्कार मतलब किसी काम के बदले में दिया जाने वाला पारितोष, ठीक है, या जिसे आप इनाम कहते हैं उर्दू भाषा में, तो वही पुरस्कार होता है। तो वर्तनी शुद्धिकरण आती है, ये वाला भी पॉइंट वर्तनी शुद्धिकरण के लिए, और यहाँ पे आपका जो विसर्ग संधि है वो समाप्त हो जाती है। ठीक है, विसर्ग संधि यहाँ समाप्त हो गई है। तो अब देखिए, इसमें आपने वैसे विसर्ग संधि बहुत आसान है, अब मैं आपको बताती हूँ। जैसे मार्केट में आप बहुत सारी किताबें देखेंगे, पढ़ेंगे, तो विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, इनके बाद जो मैंने बताए हैं, जो नियम यहाँ पे आपको बताएं, उन नियमों में किताबों में उनसे ज़्यादा नियम दिए हुए हैं। ऐसे नियम आपको मिलेंगे कि वो दिखाएंगे कि ये मिलेगा तो कोई परिवर्तन नहीं होता, शब्द ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रखिए, जब हमने संधि की शुरुआत करी, जब हमने संधि देखी, तो संधि का सबसे पहले जो हमने एक नियम पढ़ा था, या कहें संधि की जो परिभाषा पढ़ी थी, वो ये थी कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी बात ये नहीं था कि वर्ण एक मिल रहा है कि दो मिल रहे हैं, या वर्ण मिलकर एक की उत्पत्ति कर रहा है, या एक ही परिवर्तन हो रहा है, या दोनों परिवर्तित हो रहे हैं, या कोई तीसरा वर्ण आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सब कुछ नहीं बोला था। उसने सिर्फ एक शब्द बोला था कि इसमें क्या होना चाहिए, विकार। अगर विकार है तो वो संधि है, और अगर विकार नहीं तो वो संधि नहीं है। तो अब ये बताइए कि जैसे मान लो हमने इससे पहले अगर विसर्ग का लोप भी किया, कि क्या होता है कि निहि प्लस रस मिले दोनों, तो विसर्ग क्या हो गया, लोप हो गया। तो जब विसर्ग का लोप हुआ तो कोई ना कोई परिवर्तन तो आया ना, ऊपर वाले शब्द में नीचे वाले में, तो इसलिए वो संधि में आ गया। लेकिन कभी ऐसा होता है, आप देखेंगे जो किताबों में उसमें दिया होता है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जैसे प्रातः प्लस काल, तो शब्द दे देंगे कि क्या हो गया, प्रातः काल। अब इसमें कोई संधि नहीं हुई है, मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है, तो इसको भी संधि का नियम बना के रख रखा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें मेल करने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों आ जाते हैं। तो भाई जब इनमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो फिर संधि क्या है, कि किस बात की। हम इनको किस में रख सकते हैं, समास में रख सकते हैं। प्रातः मतलब सुबह, काल माने समय, तो सुबह के समय को हम क्या कहते हैं, प्रातः काल कहते हैं। इसी तरह से शब्द आता है अतएव, अतः प्लस एव, ठीक है, एव का मतलब होता है होना, जब हमने पढ़ा था जैसे सदा प्लस एव था, सदैव। तो अब ये हो गया, जब हम इस शब्द को लिखते हैं अतएव, तो ये अतएव लिखा जाता है इस तरह से।
तो ये बताइए कि इस शब्द के अंदर जब हमने अतएव लिखा है इसको, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि अंत में, आखिर में ये होना है, यानी एक किसको दिखा रहा है? रिजल्ट को दिखा रहा है, परिणाम को दिखा रहा है। तो हमने ये अभिकारी शब्द के अंदर इस चीज को पढ़ा ही है। तो जब परिवर्तन इसमें कोई नहीं हो रहा, तो फिर परिवर्तन बताने की क्या जरूरत है, उसे संधि में रखने की क्या जरूरत है? तो इसीलिए मैंने उन नियमों को यहाँ से निकाल दिया। फिर आप और किताबों को जब देखेंगे, पढ़ने लगेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कुछ हिंदी के नियम दिए गए। मतलब ये कहा गया है कि हिंदी की संधि, और हिंदी की संधि वो ऐसे शब्द दिए होते हैं ऊट पटांग से, जैसे कोई शब्द देगा, कुछ भी बन रहा है कि ये दो शब्द मिलके और कुछ भी शब्द बन गया है, और वो कुछ भी शब्द बन गया, उसमें ना तो कोई लॉजिक लग रहा है, ना कोई नियम आ रहा है, बस शब्द उठा के दिया जा रहा है कि ऐसे होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या तो उनको अपवाद बोलेंगे या उनको कुछ और बोलेंगे। तो फिर ऐसे शब्दों को पढ़ने से क्या फायदा, और उसमें 8-10 उदाहरण देके ये बना रखे हैं। फिर पूरा अध्ययन करने के बाद मुझे ये पता चला कि ना तो परीक्षा में इन प्रश्नों से कुछ आज तक पूछा गया, कुछ नहीं पूछा गया, और ना ही ये इस तरह से आता है, क्योंकि इतना तो परीक्षक को भी पता है कि भाई क्या है इसमें, तो उसने उन सारी चीज़ों को नहीं पूछा है। तो जब आपकी परीक्षा में नहीं आया तो मैंने उनको निकाल दिया है, मैंने नहीं रखा है। और मैंने वो लेक्चर, या कहें कि वो थ्योरी तो मैंने बिल्कुल नहीं रखी है, जो थ्योरी एकदम से, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, जिसका कोई मायने नहीं है, बस थ्योरी बना के रख रखी है, और एग्जामिनर भी कभी आपसे उससे प्रश्न नहीं पूछने वाला। तो उन सारी चीज़ों को मैंने हर टॉपिक से बाहर निकाल दिया है, किसी भी टॉपिक में नहीं रखा है। तो एक छात्र ने ऐसे कहा था कि किताब उठा के देखो, किताब में तो इतना ज़्यादा मैटर दे रखा है, और इनका इतना कोर्स महंगा भी है, और मैटर भी पूरा नहीं दे रही है। तो भाई अगर आपको मैटर ही चाहिए तो आप मेरे को बोल दो, कह दो कि मैडम हमसे ये तो हमने पढ़ लिया, ये पच गया हमसे, पर अभी भी हमारे अंदर बेचैनी हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें और पढ़ना है। तो जितना आपको मार्केट की किताबों में मिल रहा है उससे दुगना दे दूंगी मैं आपको पढ़ने के लिए। बोलो तो सही, मैं तो आपको दूध में से दही जमा के और उसको बिलो के मक्खन निकाल के मैंने आपको दिया है। अब आपको चाहिए दूध, तो बोल तो, मेरी आफत बच जाएगी। पूरा का पूरा जहाँ से मैंने लिया है ज्ञान, जहाँ से निकाला, सारी की सारी थ्योरी बना के दे दूंगी, पढ़ो जिसको पढ़ना है। तो इसीलिए अब चॉइस ये है, तो मुझे बता देना। ऑनलाइन वाले छात्रों में भी मैं ये कहना चाहूँगी, अगर उन्हें भी चाहिए पढ़ने के लिए कि ना हमें तो पूरी थ्योरी दे दो, तो मैं पूरा कलेक्शन दे दूंगी। आप लोग देखेंगे मेरे पास क्या क्या है। जैसे एक बार सुनो, मेरे राहुल को बोलना कि शब्दकोश जो मोटे वाले हैं ना, दोनों शब्दकोश को उठा लेना। मैं थोड़ा सा नज़ारा दिखा देती हूँ आपको कि कितनी सारी चीज़ें हैं हमारे पास, है ना, अभी पढ़ने के लिए। तो आप दोनों तरह के छात्र, जो कम से कम पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैटर है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मैटर है। बस ये है कि YouTube पे जाकर उल्टी सीधी कमेंट करने की बजाय आप सीधा मुझसे बात कर लो कि मैडम हमको ये वाली चीज़ दे दो, ऐसे चाहिए। अब सुनो, इतनी जल्दी बेचैन मत हो, क्लास खत्म थोड़ी ना हो गई है। तो बीच में आपको बता रही थी कहानी। अब मुझे बताओ, विसर्ग संधि, संधि तो कर ली, संधि विच्छेद नहीं सीखोगे क्या? 2 सेकंड का है, चलो सीख लो। ये तो आपने स्वर संधि के लिए देख लिया था। अब देखो विसर्ग संधि क्या कहती है। विसर्ग संधि में आपको एक बात जानना है, जितने भी आपने नियम पढ़े, लाओ रुक जाओ, चलो दिखाते हैं, हमें ऑनलाइन वालों को भी दिखाएंगे। तो पहले समझ लो, सार्थक शब्द और सार्थक शब्द, विसर्ग संधि का संधि विच्छेद करने के लिए ध्यान दीजिएगा। जैसे आपने किया है, आपने 2 शब्द लिए थे, यहाँ एक शब्द था, ठीक है, उस शब्द में या तो उपसर्ग हो कोई या शब्द हो, और ये विसर्ग था, और फिर यहाँ पर एक सार्थक शब्द था, दोनों का मेल हुआ था। तो आपका जो परिवर्तन आया था वो बस यही 5 वर्ण आए, जितने भी आप सारे नियमों को देखेंगे, या तो ओ में परिवर्तन हुआ है, या र में परिवर्तन हुआ है, या तीनों श में हुआ है। तो अब इतना याद रख लीजिए, जब बात आएगी विसर्ग संधि की, और विसर्ग संधि का कोई भी शब्द आपको दिया हो, तो शब्द के बीचों बीच आपको इनमें से कोई भी दिखाई दे, तो आपको उसी वर्ण को, जो ये दिखाई दे रहा है इतना ही, ये हल के साथ और ये स्वर,
उसको इतने से को ही विसर्ग में बदल देना है, और जैसे ही आप विसर्ग में बदल दोगे तो यहाँ एक सार्थक शब्द मिल जाएगा और यहाँ एक सार्थक शब्द मिल जाएगा। ये विसर्ग इसके साथ जुड़ जाएगा और ये आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो यहाँ पे जो शब्द लिखा है वही मैं बता रही हूँ। जैसे लिखा है तपोभूमि, ठीक है, तपोभूमि शब्द लिखा है। अब आपने देखा कि शब्द के बीचों बीच आपको यहाँ पे ओ दिखाई दे रहा है, तो आप क्या करो, इस ओ को यहाँ से हटा लो और आप इसको क्या लिखोगे, विसर्ग बना दोगे। इसको इसके साथ जोड़ लो, इसको इसके साथ जोड़ लो, ये हो गई आपकी संधि विच्छेद। बताओ इसमें कहीं कोई कठिनाई? संधि विच्छेद बताओ, तुम्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही तो संधि विच्छेद, संधि विच्छेद चाहिए, संधि विच्छेद हो जाएगा। शब्द देखो जैसे निष्कपट दिया है, निष्कपट में आपको बीच में ये दिखाई दे रहा है, इसकी जगह उठा के विसर्ग रख दो, नी प्लस कपट, ये हो गई आपकी संधि विच्छेद। अब जितने भी शब्द हैं अब आपको यही करना है विसर्ग संधि में, ये बिल्कुल जादू है, ठीक है। तो अब मान लो जैसे आपका कोई दोस्त अगर हिंदी को बहुत हल्के में लेने वाला हो तो उससे पूछ लेना शब्द उठा के, भाई इसका संधि विच्छेद बता कैसे करना है। आप दिखाना, उससे कहना 1 सेकंड भी नहीं लगेगी, ये इधर पलटो। जैसे मान लो शब्द लिखा है मनोबल, करना कुछ नहीं है, इसे हटाओ विसर्ग में बदल दो, हो गई संधि विच्छेद। सबसे आसान है विसर्ग संधि की नहीं? बस देखने का नजरिया है, जब आपको ऊपर से दिखती है। देखो मैंने बार बार आपको एक बात कही है, ये हिंदी है, हिंदी माँ जिसे कहते हैं, माँ जितनी टफ होती है उतनी कोमल भी होती है, समझ रहे हैं ना। जितनी पिटाई माँ करती है उतनी कोई नहीं करता, और माँ जब गुस्से में आ जाए तो अच्छी तरह से धुन देती है। फिर चाहे आप कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, आपकी शादी भी हो जाए, उनकी चप्पल तैयार रहती है अगर कुछ गलती करी उन्होंने। लेकिन सबसे ज़्यादा प्यार करने वाली अगर इस दुनिया में कोई है तो वो कौन है? माँ। तो ये हिंदी भाषा है, ये हिंदी माँ है, तो ये आपके लिए हमेशा मतलब तैयार रहती है, बस देखना है, आपको समझना है। अब देखो दिखाती हूँ, ये आपका शब्दकोश, ठीक है, और पढ़ना नहीं है। देखो शब्दकोश है ये, क्या लिखा है इस पे? प्रभात हिंदी शब्दकोश और भाग 1, भाग 1 है, ये आधा है, ठीक है। इसका दूसरा पार्ट है ये भाग 2, तो ये इसका भाग 2 है, और ये क्या है? शब्दकोश, केवल शब्दकोश। अब आप ये समझ सकते हैं, हाँ, और ये तो वो है कि जो एक मतलब यहाँ मिल गई, इतनी आसानी से शब्दकोश की प्रिंटिंग तो नहीं होती है। अब मान लो कि ये 2 बुक खरीदने के लिए हो सकता है कि महीने में कोई एक ही बंदा इसको खरीदे, तो जो ये चीज़ें ये बहुत ज़्यादा बिकती नहीं है मार्केट में, ये आती हैं बड़ी मुश्किल से अरेंज की गई हैं, और इसमें भी बहुत सारे शब्द छूटे हुए हैं, मतलब पूरी तरह से नहीं है। तो ये है केवल शब्दकोश, और व्याकरण 50% शब्दकोश और फिर आपका व्याकरण। तो हाँ, और ये तो मैं बता रही हूँ कि ये तो वो है जो बस मिल पाया है, वरना इतनी मोटे मोटे शब्दकोश हैं, वो तो उनकी प्रतिलिपि तो आप कहें कि अगर प्रिंट करा दो तो मुश्किल से ही मिलेंगे, वे तो वो हैं कि बना के रख दी गई हैं बस। तो तब यही देखो यही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि इसीलिए पढ़ने की जब बात करते हैं, मतलब ऐसे कहा था कि किसी किताब का नाम लेके इस किताब में पूरा दिया हुआ है, तो जब बात अगर आ जाए दिल पे लगने वाली तो फिर बाद में वही वाली चीजें आ जाए कि भाई आपने कैसे कह दिया, मैं खुद बता दूंगी कि उस किताब में क्या नहीं है। अब जो किताब 300-350 पेज की है, 350 पेज की किताब में क्या मिलेगा आपको? ये हिंदी व्याकरण है, हिंदी भाषा है अपने आप में एक, और उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लिखने के लिए होती हैं। तो हमें ऐसे शब्दकोश भी होते हैं जो इतने छोटे से पतले से बिल्कुल इतने से होते हैं, उनमें भी शब्द होते हैं, वो भी हमारी ज़रूरत पूरी कर देते हैं। और कई बार ऐसे भी होते हैं, और ये तो आधा ही है, और भी है इससे बड़ा हुआ।
क्या? नहीं, सारी पढ़ नहीं रखी, मुझे जब जरूरत होती है मैं तब शरण में जाती हूँ, ठीक है। तो ये रखना पड़ता है ऐसे बहुत सारी। मैं वही तो मैंने बताया कि देखो ऑफिस में तो वो चीज़ें हैं मेरे पास, जितनी देर मैं ऑफिस में बैठती हूँ उतनी देर काम करने के लिए यहाँ पे किताबें। अब आप मेरे घर जाके देखोगे तो वहाँ देखना लाइब्रेरी, मेरी लाइब्रेरी में आपको हिंदी के अलावा और कोई बुक मिलेगी ही नहीं। बस हाँ, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रखे हुए हैं, उसमें साहित्य की रखी हुई है, बायोलॉजी की किताब रखी हुई है। बायोलॉजी भी इतनी मोटी है, 12th क्लास में देखी होंगी अगर आपने पढ़ा होगा साइंस, तो वो इतनी ही मोटी है। अच्छा बहुत बढ़िया, हाँ? दिखाऊंगी कल नहीं कभी। देखो मैं ऐसे हमेशा बोलती रही हूँ कि मैं अपने घर को अपने स्टूडेंट के लिए ओपन करूँगी एक समय के बाद, पर अभी मेरा छोटा सा घर है, बैचलर लाइफ है मेरी। तो बैचलर लाइफ में कोई चीज़ कहाँ कहाँ इधर उधर रहती है, तो कम से कम ऐसा घर तो हो जहाँ आप लोगों को अगर लेके जाऊँ तो आपका वेलकम तो कर सकूँ। अब ठीक है, अब यहाँ आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे घर आओगे तो मेरे गेस्ट हो गए, मेहमान हो गए, तो मेहमान का स्वागत जैसे किया जाता है तो उस तरीके से। हाँ नहीं, वो मेरी निजी है ना, हाँ वो मेरी निजी है लाइब्रेरी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ मतलब कहने का मतलब ये है, तो बात ऐसी आ जाती है खैर कई बार। तो यहाँ पे आपकी संधि हो गई समाप्त। अब हमारी क्लास होगी सोमवार को, और सोमवार को जब हमारी क्लास होगी तो ये शब्दावली आप लोग लेके आना, ठीक है। भागो मत, रफ कॉपी निकाल लो, आज होगी चेकिंग। इस क्लास से बाहर वो ही जाएगा जो अपना होमवर्क दिखा के जाएगा। अगर नहीं दिखाया तो फिर यहाँ बैठ के पूरा होमवर्क करेगा, छुट्टी नहीं होगी। हाँ हाँ, अच्छा हाँ, टाइमिंग जो है वो 1:30 बजे रखा है मैंने। 1:30 बजे? अरे 1:30 बजे मैंने आप लोगों के हिसाब से ही रखा था कि 1 घंटे का इंतजार करना पड़ेगा आपको। अच्छा एक काम करो ना, क्लास ऑफ करवा दो। ये क्लास तो इसी टाइम पे चलेगी, इसमें तो कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। तो जो, हाँ अरे 1:15 मैं थोड़ा चाय वाय पी लूंगी, मुझे चाय पीने में 15